हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इग्नू वाले पर। आज हम पढ़ेंगे BECC 108 व्यष्टि अर्थशास्त्र का सेकंड पार्ट। हिंदी मीडियम की आपकी ये क्लास रहेगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं आज की क्लास में कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, और ये वही वाले क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं PYQ में रिपीटेड देखे गए हैं। तो जिसका आपका पहला क्वेश्चन है असम्मित सूचना, उसके बाद सामाजिक क्षेत्रफलन, उसके बाद सार्वजनिक वस्तु और निजी वस्तु में विभिन्नता या फिर वर्सेस, उसके बाद सैमुअल्सन मस्ग्रेव समाधान। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप कह सकते हो, अगर आपको सैमुअल्सन मस्ग्रेव समाधान पढ़ना है तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए सार्वजनिक वस्तु के बारे में और निजी वस्तु के बारे में। ठीक है, और उसके बाद एक है हमारा यहाँ पर असम्मित सूचना, जो कि पहला हमारा टॉपिक है, मोस्टली पूछा ही जाता है। तो चारों के चारों क्वेश्चन साथ ही क्लास में करने वाले हैं और चारों ही क्या हैं आपके इंपॉर्टेंट, तो अच्छे से पढ़ना। ठीक है, चलो तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, जब किसी बाजार में एक पक्ष के पास बहुत ज़्यादा या फिर बेहतर जानकारी होती है, ठीक है, और जबकि जब हमारे पास दूसरा पक्ष होता है उसके पास क्या होती है, एक लिमिटेड जानकारी वो जब रखता है, तो उसे ही हम कहते हैं असम्मित सूचना। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम। लाइक डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर और पेशेंट की एक स्टोरी ले लेते हैं। जैसे डॉक्टर है और पेशेंट को बहुत सारी डिसीज़ है, बट यहाँ पे जो पेशेंट होते हैं वो डॉक्टर से मोस्टली जो बीमारियां होते हैं वो छुपा लेते हैं। जो जिससे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो बस डॉक्टर को बताते हैं और क्या कर लेते हैं, यहाँ पर मेडिसिन ले आते हैं या फिर ट्रीटमेंट उनका चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही एग्जाम्पल है, दो पक्ष हैं, एक डॉक्टर है एक पेशेंट है, इसका एग्जाम्पल ये हो गया। या फिर हम इकोनॉमिक्स का एक एग्जाम्पल लेते हैं, वो है हमारा इंश्योरेंस का, नहीं इंश्योरेंस का नहीं, कार का ले लेते हैं। ठीक है, कि एक व्यक्ति है जिसके पास कार है, वो अपनी कार बेच रहा है किसी व्यक्ति को, और जो कार है, ठीक है, अब जो भी कार की कंडीशन है वो वही व्यक्ति जानता है जो उसे बेचना चाह रहा है। मे बी वो ऐसा कर सकता है कि उस कार को बहुत अच्छे से हम कह सकते हैं उसकी पॉलिश वगैरह करा के सर्विस वगैरह करा करके बेचते हो, और अंदर से एक्चुअल में क्या हो, वो खटारा हो। साथ में जो दूसरा व्यक्ति है उसको क्या पता है कि उसके पास जो भी पेपर्स हैं उस कार के, वो व्यक्ति उसको सिर्फ इतना पता है कि इतने टाइम ये कार चली है, इस टाइम खरीदी है, ये मॉडल है। ठीक है, यही सब चलेगा। तो यहाँ पर यही होती है हमारी, जिसे हम कहते हैं क्या, असम्मित सूचना। अब यहाँ पे बाजार विफलता का एक कारण है, जो कि किसकी कारण होती है, असम्मित सूचना के कारण होती है, जिसमें कि हमारा पहला पॉइंट आता है प्रतिकूल चयन, एडवर्स सिलेक्शन, और उसके बाद आता है यहाँ पर नैतिक संकट। ठीक है, प्रतिकूल चयन क्या होता है, जब खरीदारों और विक्रेताओं के बीच में असमान सूचना के कारण कोई भी जब गलतफहमी हो जाती है, गलत निर्णय लिए जाते हैं, दोनों में से किसी ना किसी के पास तो क्या होगी। यहाँ पर मैंने आपको दो एग्जाम्पल लिए थे, एक तो था हमारा पेशेंट वाला, ठीक है, यानी कि यहाँ पर विक्रेता कौन है, दवाई कौन देगा, डॉक्टर देगा। तो डॉक्टर को पूरी जानकारी नहीं है तो क्या हो सकता है, गलत निर्णय ले सकता है, मे बी डॉक्टर गलत आपको दवाई दे दे। ठीक है, और दूसरा भी एग्जाम्पल लिया मैंने कार वाला, कि कार तो वो खटारा है, ठीक है, ऊपर से ही तो बस सर्विस वगैरह करवा करके दे दी है और ना चले वो खरीद जाने के बाद। तो ये होती है हमारी, इस कारण ये जो दोनों हमने एग्जाम्पल लिए, ये दोनों कारण हो सकते हैं कि जिस कारण जो बाजार होता है, बाजार में क्या होती है, असंतुलन उत्पन्न होता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं मोरल हजार्ड। जब लोग जोखिमपूर्ण व्यवहार करते हैं क्योंकि वे संभावित नकारात्मक परिणामों से सुरक्षित होते हैं। जोखिमपूर्ण व्यवहार किस में आता है, इसका एग्जाम्पल कोई ड्राइवर है जिसने, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिसने कार ली है, ठीक है, उसने कार का इंश्योरेंस कराया हुआ है, अपना इंश्योरेंस कराया हुआ है, ठीक है, कार का भी इंश्योरेंस है, अपना भी इंश्योरेंस है, और वो स्पीड से चला रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से चला रहा है, बहुत केयरलेसली ड्राइव कर रहा है। तो यहाँ पर वो जानता है कि अगर एक्सीडेंट हुआ, मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो लाइफ इंश्योरेंस मेरे पास है, हेल्थ इंश्योरेंस मेरे पास है, कार को कुछ होता है तो भी क्या है, कार का इंश्योरेंस है, पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो यही होता है हमारा क्या, मोरल हजार्ड। ठीक है, या फिर नैतिक संकट। समझ में आया, समझे क्या असम्मित सूचना क्या होती है। चलो आगे बढ़ते हैं अब।
ओके, अब इसका समाधान क्या है? ठीक है, अब हमें यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से बाजार विफल होता है, मार्केट में असंतुलन उत्पन्न होता है, तो उससे रिलेटेड कुछ समाधान है जो हम कर सकते हैं। सरकार यहाँ पर पारदर्शित सूचना नियम लागू कर सकती है कि वो नियम सभी को क्या करने हैं, फॉलो करने हैं। जो बीमा कंपनियां हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो जोखिम प्रबंधन रणनीतियां उन्हें अपनाएं, ठीक है। और या फिर क्या है हमारा ब्रांडिंग और गुणवत्ता प्रमाणीकरण। उसके बाद डिजिटल सूचना स्रोतों के माध्यम से हम जानकारी को प्रसार कर सकते हैं। अब ये सारे के सारे नियम, ये जो समाधान है, हमसे क्या कह रहे हैं, सरकार पहले तो यहाँ पर लागू करे कि इतनी स्पीड, हम कह सकते हैं कि अभी जो एग्जाम्पल लिया था वो कार वाला ड्राइवर बहुत तेज स्पीड से क्या कर रहा है, ड्राइव कर रहा है, लेकिन सरकार यहाँ पर क्या कर दे, रूल बना दे कि इतने ज़्यादा से हम क्या कर सकते हैं, इतनी तेज स्पीड में नहीं चलानी, एक आपको क्या रखना है, एक एवरेज स्पीड रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर सरकार का रूल हो जाएगा, समाधान हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बीमा कंपनियां जो भी जोखिम प्रबंधन है उसके लिए अलग अलग रणनीतियां बनाएं, ठीक है, ये हो सकता है। और उसके बाद क्या है, ब्रांडिंग और गुणवत्ता प्रमाणीकरण, यानी कि जो कार का एग्जाम्पल है, ठीक है, उसका हमारे पास क्या चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए कार का कि वो कितनी पुरानी है, कितना हम कह सकते हैं कौन सा ब्रांड है, कितने में वो खरीदी गई थी, कितनी चलाई गई है, इवन वो क्या करे, उसको ट्रायल ले, 3 से 4 दिन का कार का ट्रायल ले, तो हम कह सकते हैं कि जो समाधान निकल सकता है अगर बाजार में क्या होता है, असंतुलन होता है, ठीक है जी। डिजिटल सूचना, सोशल मीडिया का यूज करो, ठीक है, कोई भी अगर परेशानी है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि अगर बाजार में संतुलन उत्पन्न ना हो तो सोशल मीडिया को यूज़ करो, व्यूज़ पढ़ो, फीडबैक पढ़ो, जिसकी वजह से, या फिर जो हमारा है एग्जाम्पल कौन सा, डॉक्टर वाला भी एग्जाम्पल लिया था कि जो पेशेंट है वो सारी बीमारियां नहीं बताता है डॉक्टर को, तो डॉक्टर क्या कर ले, टेस्ट करवा ले, जितने भी टेस्ट होते हैं वो सारे टेस्ट करवा ले, और टेस्ट करवाने के बाद जो जो बीमारियां हो जाएंगी वो कस्टमर के सामने आ जाएगी, ठीक है। ये कुछ समाधान है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिसमें भी जो बाजार असंतुलन होता है उसे संतुलन में ला सकते हैं, ठीक है, इन समाधानों का यूज करके। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, चलो। ओके, अब है हमारा इसमें सोशल वेलफेयर फंक्शन, सामाजिक क्षेत्र फलन। क्या होता है, एक आर्थिक अवधारणा है जो किसी भी समाज की भलाई के लिए, वेलफेयर से ही समझ में आ रहा है, ठीक है, अलग अलग व्यक्तियों द्वारा हम कह सकते हैं जो समाज की भलाई है वो विभिन्न, यानी कि अलग अलग व्यक्तियों के लाभों के आधार पर मापने का प्रयास करती है। अब क्या मापने का प्रयास करती है, समझते हैं। यह समाज में संसाधनों के आवंटन की प्रभावशीलता और न्याय संगता को दर्शाता है, यानी कि समाज का वेलफेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग व्यक्ति है, लाइक हम एग्जांपल ले लेते हैं अमीर और गरीब, दोनों हमारे पास क्या है, दोनों क्लास के व्यक्ति हैं और उन दोनों का वेलफेयर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उन दोनों का बहुत क्या होना ज़रूरी है, वेलफेयर, लाभ होना बहुत ज़रूरी है। तो लाभ के आधार पर ही हम क्या करेंगे, वेलफेयर नापेंगे ना, मेजर करेंगे। जिसको ज़्यादा हम कह सकते हैं लाभ हो रहा होगा वो अमीर वर्ग में आ जाएगा, जिसको लाभ कम हो रहा होगा वो किस में आ जाएगा, गरीब वर्ग में आ जाएगा। तो ऐसे मेजर कर सकते हैं, यानी कि उसका वेलफेयर ज़्यादा हो रहा होगा जिसको लाभ ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। और साथ में समाज के जितने भी संसाधन हैं, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज है, उनका आवंटन कैसे किया जा रहा है, कुशलतापूर्वक आवंटन हो रहा है या नहीं। जिसका जहाँ पर हम कह सकते हैं कुशलतापूर्वक आवंटन होगा वहाँ पर क्या होगा, लाभ और वेलफेयर ज़्यादा देखा जाएगा, ठीक है। चलो, अब इसके कुछ प्रकार हैं, ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं, पहला है हमारा यहाँ पर, यह फलन कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी को अधिकतम करने पर क्या देता है, फोकस करता है। हमारी यूटिलिटी क्या होती है, जितनी भी यूटिलिटी U1 प्लस U2 प्लस U3 और ये क्या चलती जाती है हमारी, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है ये, ठीक है, वेलफेयर इक्वल्स टू U1 प्लस U2 प्लस U3 और ये चलती जा रही है, nth टर्म तक चलती जा रही है, ठीक है जी। इसे हम कह सकते हैं, इसे कल्याणकारी अर्थशास्त्र के उपयोगितावादी दृष्टिकोण के रूप में भी जाना जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बेंथेमिय सामाजिक कल्याण फलन, ठीक है, बेंटामाइट, जिसे हम यह भी कह सकते हैं इंग्लिश में बेंटामाइट सोशल वेलफेयर फंक्शन, ठीक है। समझ में आया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं अब। ओके, अब इसे हम कहते हैं क्या, रॉल्सियन सामाजिक कल्याण फलन। ये क्या होता है, ये थ्योरी ऑफ जस्टिस पर आधारित है।
यहाँ पर होता है W इक्वल्स टू मिनिमम, इसे कहते हैं। जहाँ पर ये MIN आ रहा है इसको हम कहते हैं न्यूनतम लाभ, बहुत कम लाभ हो रहा है, ठीक है। और U1 U2 चलता ही जा रहा है, ठीक है। इसे समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति की उपयोगिता को अधिकतम करने पर ध्यान दिया जाता है। यानी कि वही एग्जाम्पल हमारा जो गरीब है, अगर हमें गरीब की उपयोगिता को अधिकतम करना है तो हम कह सकते हैं कौन से कल्याण फलन को यूज करेंगे, रोल्सील समाज कल्याण फलन को, ठीक है। यह सामाजिक समानता और न्यूनतम लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की स्थिति में सुधार लाने पर बल देता है। समझ में आया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है हमारे पास? अब है हमारे पास बर्गसेन-सैमुअल्सन सामाजिक कल्याण फलन। ये किस लिए होता है? यह सामाजिक प्राथमिकताओं और न्याय को ध्यान में रखते हुए एक गणितीय फलन प्रदान करता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? इस फलन में नीति निर्माण के लिए अलग अलग व्यक्तियों की उपयोगिता को तोलने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है W इक्वल्स टू F U1 U2 और ये nth टर्म तक चलता जा रहा है। यहाँ पर F को यहाँ पर बोला गया है फंक्शन, या फिर हम कह सकते हैं फलन, ठीक है, जो समाज में अलग अलग व्यक्तियों की उपयोगिता है, यानी कि दोनों वर्ग आ गए। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया था, दो वर्ग लिए थे, उन दोनों वर्ग की उपयोगिता को नापने के लिए किसका यूज किया जाता है? बर्गसेन-सैमुअल्सन सामाजिक कल्याण फलन का। फिर यहाँ पर आ जाती है हमारे पास एरो की सामाजिक कल्याण परिकल्पना। ये क्या होती है? एरो ने यह सिद्धांत दिया कि कोई भी लोकतांत्रिक मतदान प्रणाली एक संपूर्ण सामाजिक कल्याण फलन को सुनिश्चित नहीं कर सकती। लोकतांत्रिक हम यानी कि कोई भी ऐसा देश जिसमें हम कह सकते हैं जो एक देश क्या है, लोकतंत्र देश है, उस लोकतंत्र देश में पूरा का पूरा जो समाज है, ठीक है, उस समाज में हम कल्याण नहीं कर सकते। हर एक वर्ग का कल्याण मतलब सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। ऐसा किसने कहा था? एरोज ने कहा था, ठीक है जी। इसमें कहा गया कि कुछ आवश्यकताएं शर्तें पूरी करनी हो, समाज का सामूहिक निर्णय हमेशा संतोषजनक नहीं होगा। यहाँ पर वही वाला एग्जाम्पल है कि डिमांड कभी भी पूरी नहीं हो सकती। हम एग्जाम्पल हमारे पास है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज तो क्या है, लिमिटेड है, लेकिन व्यक्ति की जो इच्छाएं होती हैं, उनकी डिजायर्स, उनकी डिमांड्स होती हैं, वो टाइम टू टाइम क्या होती हैं, इंक्रीज होती रहती हैं। तो यहाँ पर हम उन्हें संतोष नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हमेशा के लिए, ठीक है। समझ में आया? चारों प्रकार आपको समझ में आए? चलो आगे बढ़ते हैं अब। ओके, अब यहाँ पर वर्सेस कर लेते हैं किसके बीच में? सार्वजनिक वस्तु और निजी वस्तु के बीच में। सार्वजनिक वस्तु से ही हमें पता चल रहा है जो समान रूप से सभी के लिए उपलब्ध होती है, ठीक है। जैसे कि सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेजेस, हम रोड का यूज करते हैं, हम सरकारी पार्क का यूज करते हैं। वो सारी वस्तुएं कौन सी वस्तुएं होती हैं? सार्वजनिक वस्तुएं होती हैं, ठीक है। और दो तरह की होती हैं, अलगाव असंभवता और क्या होती है हमारी प्रतिस्पर्धाहीनता। यानी कि यहाँ पर कोई भी जो हमारी नॉन एक्सक्लूडिविटी है, क्या है हमारी अलगाव असंभवता, वो क्या कह रही है कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, किसी को भी नहीं रोक सकता है उस वस्तु का उपभोग करने से, कंजप्शन करने से। अगर हमारे पास सरकारी हॉस्पिटल है तो क्या कोई भी आकर के उसे रोक सकता है? अगर हम उसे यूज़ कर रहे हैं तो सरकारी हॉस्पिटल में हम जाते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, ठीक है, तो कोई व्यक्ति हम कह सकते हैं उस सरकारी हॉस्पिटल पे, वहाँ के डॉक्टर्स पे, वहाँ के कर्मचारी पे क्या कर सकता है? कंट्रोल नहीं कर सकता है कि वो ट्रीटमेंट दे। मतलब सीधा सा है, कोई भी उसे यूज कर सकता है, किसी का भी कंट्रोल नहीं होता है सार्वजनिक वस्तुओं पर, ठीक है। नॉन राइवलरी, यहाँ पर क्या है? एक व्यक्ति द्वारा उपयोग किए जाने पर भी वह वस्तु दूसरों के लिए कम नहीं होती, ठीक है। अगर आप एक डॉक्टर के पास गए हैं जो सरकारी हॉस्पिटल में है और एक ही वो डॉक्टर सिर्फ एक व्यक्ति को चेक नहीं करेगा, जितने वहाँ पर आएंगे, जितने पेशेंट्स वहाँ आएंगे, जितनी लाइन लगी होगी, वो डॉक्टर सभी को क्या करेगा? चेक करेगा। यानी कि उसकी जो सेवा है वो एक तरह से सेवा कर रहा है, वो सभी के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं निजी वस्तु। निजी वस्तु क्या है? व्यक्तिगत रूप से। यहाँ पर एग्जाम्पल अभी हम हॉस्पिटल वाला ले रहे थे, एक हॉस्पिटल वाला फिर से ले लेते हैं निजी वस्तु के अकॉर्डिंग। एक क्या है हमारे पास? क्लिनिक है, ठीक है, प्राइवेट डॉक्टर है वो, तो वहाँ पर कौन जा सकता है? जो उसको पे करेगा,
ठीक है, वो अपनी सेवा, वो अपनी सर्विस उसी पेशेंट को देगा जो पेशेंट उसको पे करेगा। वही किस में आता है, हमारा निजी वस्तु में आता है। ठीक है जी, समझ में आया? चलो, ये समझ में आया क्या सार्वजनिक वस्तु की परिभाषा और निजी वस्तु। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर पढ़ लेते हैं हम सैमुअल्सन मस्ग्रेव समाधान। ये क्या होता है? सैमुअल्सन, पॉल सैमुअल्सन और रिचर्ड मस्ग्रेव ने सार्वजनिक वस्तुओं के इष्टतम आवंटन के लिए एक सिद्धांत विकसित किया था। ठीक है, अब वो क्या था? इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी सार्वजनिक वस्तु के उत्पादन को अगर हमें इष्टतम स्तर पर करना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा करना है, तो जहां सभी व्यक्तियों की सीमांत इच्छित भुगतान यानी कि मार्जिनल विलिंगनेस टू पे का उपयोग किसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं MWP, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगा? हमारा मार्जिनल कॉस्ट के। तब हम कह सकते हैं कि जो हमारी सार्वजनिक वस्तुओं का इष्टतम आवंटन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? ये जो MPB है यानी कि पे किया हुआ है, सभी जो हमारा कस्टमर्स हैं उन्होंने पेमेंट की हुई है, सभी व्यक्तियों की सीमांत लाभों का योग, और MC सार्वजनिक वस्तु पर सीमांत लागत। ये होती है हमारी क्या? सैमुअल्सन मस्ग्रेव समाधान। ठीक है, किसको लेकर के है? सार्वजनिक वस्तुओं के इष्टतम आवंटन को, यानी कि जो हमारे पास सार्वजनिक वस्तुएं हैं ना, सरकारी चीजें हैं, सरकारी जो वस्तुएं हैं, ठीक है, उनका हमने क्या करना है? इष्टतम आवंटन करना है। और वो कैसे करेंगे हम? वो करेंगे हम इस लेवल पर आकर के, ठीक है, कि जहां पर हमारे सभी व्यक्तियों का जो सीमांत भुगतान होगा, यानी कि सभी व्यक्ति हम मान लेते हैं पूरी एक क्या है, एक स्टेट की फॉर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि एक स्कूल है, एक स्कूल में सभी स्टूडेंट्स ने क्या कर दिए? फीस जमा कर दी है। ठीक है, तो वो क्या हो गया? उन लोगों का योग मान लेते हैं, वो उनका योग आया 5 के। ठीक है, और इक्वल्स टू किसका होना चाहिए? उस वस्तु की सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट, ये दोनों क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तब जाकर के हमारा सैमुअल्सन मस्ग्रेव का समाधान होता है। ठीक है, यानी कि सार्वजनिक वस्तुओं का इष्टतम आवंटन हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके मुख्य निष्कर्ष क्या है? निजी वस्तुओं के मामले में एकल उपभोक्ता की सीमांत इच्छा सीमांत लागत के बराबर ही होती है। जितना वो पे करेगा, हम यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है, उसे उतना ट्रीटमेंट मिल जाएगा। डॉक्टर को जितना वो पे करेगा, डॉक्टर ने आपको 2 दिन बाद फिर से बुलाया पर आप नहीं गए, पर आप फर्स्ट डे तो गए थे, आपने पे किया, आपको दवाइयाँ मिल गई। बल्कि जो हमारा सार्वजनिक वस्तुओं के मामले में ये सारी चीज़ें और जो सभी उपभोक्ता होते हैं उनके इच्छित भुगतान के योग के बराबर होता है। फिर इस समाधान के अनुसार सरकार को सार्वजनिक वस्तु के उत्पादन में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि बाजार तंत्र इनका कुशल आवंटन नहीं कर पाता। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, सार्वजनिक वस्तुओं में सबसे ज़्यादा रोल किसका होता है? सरकार का ही तो होता है। और यहाँ पर हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है या फिर जो हमारे पास बाजार है, ठीक है, वो हमारे सार्वजनिक वस्तुओं के जो संसाधन होते हैं उनका कुशल आवंटन नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ पर किसकी भूमिका सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है? सरकार की। ठीक है जी, समझ में आया? सो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय।